नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपन है जो बात कर रहे थे भैंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? भैंस के बारे में बात कर रहे थे। अपन ने जो 2 क्लास है वो भैंस के बारे में अपलोड कर रखी है। एक क्लास में अपन ने बात की थी भैंस की सामान्य जानकारी और उससे संबंधित भैंस से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात की। उसके बाद में है जो अपन ने भैंसों का नस्लों का वर्गीकरण और भैंसों की मुख्य नस्लें पढ़ी थी। अपन ने जो कल की क्लास में बात करें तो पहले अपन ने भैंसों की नस्लों का वर्गीकरण पढ़ा था। तो भैंसों की नस्लों को शरीर भार के आधार पर है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सब भारी नस्ल वाली शरीर, मध्यम शरीर भार वाली नस्लें और हल्की नस्लें। अगर अपन बात करें भारी शरीर भार वाली नस्लें है तो भारी शरीर भार वाली नस्लों का ट्रिक थी वो थी जामुनी। क्या थी? जामुनी। अगर अपन भारी नस्लों की बात करें, भारी नस्लों की ट्रिक थी, भारी शरीर भार वाली नस्ल की बात करें इनकी, तो इनकी ट्रिक थी जामुनी। क्या थी? जामुनी। जामुनी। तो जामुनी से क्या बन गया? जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। कौन कौन सी थी? भारी शरीर भार वाली जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। उसके बाद में मध्यम शरीर भार की बात करें, मध्यम शरीर भार वाली नस्लें थी, उनका ट्रिक थी मैं बनना। क्या थी? मैं बनना। मैं यानी मेहसाना, भदावरी और नागपुरी। और बात करें अपन हल्के शरीर भार वाली में आती थी वो आती थी सुरती। कौन सी नस्ल आती थी? सुरती। तो ये थी अपन ने नस्लें। भारी शरीर भार वाली में थी जामुनी, जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। और मध्यम शरीर भार वाला में थी मेहसाना, भदावरी और नागपुरी। उसके बाद में हल्के शरीर भार वाले की बात करें तो इसमें थी सुरती नस्ल। उसके बाद में जो अपन ने भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ा था, भैंसों की नस्लों में अपन ने पहली नस्ल पढ़ी थी वो पढ़ी थी मुर्रा नस्ल। कौन सी पढ़ी थी? मुर्रा नस्ल। अगर मुर्रा नस्ल की बात करें तो मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो है हरियाणा का रोहतक, हिसार और गुड़गांव। उसके साथ में पंजाब और दिल्ली। ये जो इसका उत्पत्ति स्थान है हरियाणा के रोहतक, हिसार और गुड़गांव, पंजाब और दिल्ली। और इसके वितरण की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान है। और अगर अपन बात करें राजस्थान में इसके वितरण की है कि मुर्रा नस्ल है कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और सीकर संभाग में जिले हैं, उनमें जो मुर्रा नस्ल है जो राजस्थान में पाई जाती है और सर्वाधिक है वो राजस्थान में जयपुर में पाई जाती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी इसकी विशेषता की। तो विशेषता की बात करें तो इसके सींग थे वो जलेबी आकार के थे। कैसे थे? जलेबी आकार के, मुड़े हुए थे। उसके बाद में इसका रंग था वो जेट ब्लैक था, ब्लैक शाही, जिसको अपन काले सही रंग बोल सकते हैं। जेट ब्लैक रंग था। इसकी त्वचा होती है वो मुलायम होती है और भैंस की है वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और इसको है जो दिल्ली भैंस या डेली भैंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्रा को है जो दिल्ली भैंस भी कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो ये है जो भैंसों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता है और वो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कितना देती है? तो 1800 से 2500 लीटर है जो प्रति ब्याह देती है। और इसमें वसा होती है वो होती है लगभग 7% के आसपास। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो मुर्रा नस्ल का जो उत्कृष्ट का अनुसंधान केंद्र है वो मुर्रा नस्ल का अनुसंधान केंद्र था वो था कुमेर भरतपुर में। मुर्रा नस्ल अनुसंधान केंद्र कहाँ था? कुमेर भरतपुर। उसके बाद में अपन ने 2 नंबर नस्ल पढ़ी थी वो पढ़ी थी सुरती। कौन सी नस्ल पढ़ी थी? सुरती। सुरती की बात करें तो सुरती का उत्पत्ति स्थल था गुजरात के सूरत, बड़ौदा, नडियाद और खेड़ा जिला। और अगर अपन बात करें राजस्थान में इसके वितरण की, तो ये राजस्थान में है तो दक्षिण राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती थी। कौन कौन से? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में ये है जो पाई जाती थी। उसके बाद में बात करें सुरती के सींगों की, तो ये मुख्य विशेषता है कि सुरती के सींग है वो हंसियाकार या दराती नुमा होती है, जिसको सिकल सैप अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हंसियाकार सींग किस नस्ल के है, तो वो है सुरती नस्ल के। इसको हंसियाकार, दराती नुमा या सिकल सैप बोलते हैं। उसके बाद में बात करें तो इसका जो निचला जबड़ा था जिसको अदरवक्स बोलते हैं, इसके ऊपर थे सफ़ेद रंग के धब्बे थे। और इसका दुग्ध उत्पादन है वो थे 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्याह है जो इसका दुग्ध उत्पादन था। और 7.5% है वो थी वसा। उसके बाद में सुरती के बाद में अगर बात करें अपन तो सुरती वो जाफराबादी नस्ल की जो मादा भैंस है इनको है जो सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन कौन सी? सुरती और जाफराबादी। कौन सी नस्लें? सुरती एक तो सुरती नस्ल और दूसरी थी जाफराबादी। सुरती वो जाफराबादी को है जो श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया। उसके बाद में अगर बात करें तो अपन ने भदावरी पढ़ी थी। भदावरी नस्ल है जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के भदावर क्षेत्र है जो इसका उत्पत्ति स्थल है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। और अगर बात करें अपन राजस्थान में इसके वितरण की है तो पूर्वी राजस्थान में जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं भरतपुर व धौलपुर में ये नस्ल पाई जाती थी। उसके बाद में बात करें तो इसका रंग था वो तांबे जैसा था। भदावरी रंग का रंग कैसा था? भदावरी नस्ल का रंग था वो तांबे जैसा था। और भदावरी नस्ल का शरीर है वो आगे से पतला और पीछे से चौड़ा था, इसलिए इसको नावाकार या पत्तीनुमा भी कहते हैं। भदावरी नस्ल की बात करें तो भदावरी शरीर कैसा था? नाव के समान था, नावाकार।
यहाँ इसको अपन है जो पत्ती नुमा भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे से पतला और पीछे से चौड़ा था। और भैंसों में है जो सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल कौन सी है, तो भदावरी है। भदावरी नस्ल की मुख्य विशेषता है कि भैंसों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल और सर्वाधिक वसा प्रतिशत है जो इसमें पाई जाती है। इसमें लगभग वसा प्रतिशत भदावरी में पाई जाती है वो होती है 12 से 14%, और अपन बात करें तो 13% है थी वो भदावरी की क्या थी, वसा थी। और भदावरी के दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भदावरी का दुग्ध उत्पादन था वो था 900 से 1200 लीटर। कितना था, 900 से 1200 लीटर था। उसके बाद में अपन ने अगली नस्ल पढ़ी थी, वो पढ़ी थी नीली रावी। कौन सी नस्ल पढ़ी थी, नीली रावी नस्ल के बारे में पढ़ा था। नीली रावी की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है पंजाब का फिरोजपुर जिला। कौन सा, पंजाब का फिरोजपुर, वो पाकिस्तान का माउंट कुमरी जिला। और नीली नदी के आसपास पाई जाती है। नीली रावी नदी के है जो ये आसपास पाई जाती है, और उसका पानी है जो नीला होने के कारण है जो इसको नीली रावी नस्ल कहते हैं। उसके बाद में अगर इसकी बात करें अपन तो विशेषता की, तो इसके सिर पर सफेद टीका था। नीली रावी की मुख्य विशेषता क्या है, नीली रावी की मुख्य विशेषता है कि सिर पर क्या है, सफेद टीका, सिर पर सफेद टीका है। और इसको पंच कल्याणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच कल्याणी है, पंच कल्याणी उपनाम के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो टांगे होती है, जो चारों टांगों का जो निचला भाग है वो कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसके मिल्क प्रोडक्शन की, तो वो थी 1500 से 1800 लीटर, और वसा थी लगभग वो थी 8 से 10%। ये थी अपने नीली रावी की मुख्य विशेषता। और कल की क्लास में जो अपन ने ये 4 नस्लें हैं मुख्य रूप से ये पढ़ी थी। आज अपन बात करेंगे औसत दुग्ध उत्पादन की। जिस प्रकार से अपन ने जो गायों में औसत दुग्ध उत्पादन याद करने की एक सामान्य ट्रिक बनाई थी कि जो भारवाही नस्लें हैं गायों में, उनका दुग्ध उत्पादन 500 से 1000 लीटर होता है। और द्विकाजी नस्लों का है जो 1000 से 1500 लीटर होता है। और जो दुधारू नस्लें उनका 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्याज होता है। उसी प्रकार अपन है जो आज भैंसों की है जो एक सामान्य ट्रिक बताते हैं। तो भैंसों की अगर बात करें तो अपन को याद रखना है पहले तो मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल, मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है, और इसका दुग्ध उत्पादन है वो कितना होता है, 1800 से 2500 लीटर होता है। एक तो याद रखना मुर्रा का होता है जो 1800 से 2500 लीटर होता है। क्यों सुनाया, तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। उसके अलावा भी अपन को याद रख सकते हैं कि मुर्रा का है जो 1800 से 2500 लीटर होता है। और भदावरी और जाफराबादी होता है वो होता है 900 से 1200 लीटर। बात करें भदावरी, किसकी बात करें, भदावरी, भदावरी व जाफराबादी। भदावरी व जाफराबादी की बात करें तो भदावरी व जाफराबादी के दुग्ध उत्पादन है वो होता है 900 से 1200 लीटर। कितना होता है, भदावरी व जाफराबादी होता है 900 से 1200 लीटर दुग्ध उत्पादन, 900 से 1200 लीटर। भदावरी का है जो 900 से 1200 लीटर होता है। उसके बाद में अपन बात करें मेहसाना, सुरती और नीली रावी, तो इसका होता है 1500 से 1800 लीटर। मेहसाना, सुरती और नीली रावी, नीली रावी इसका होता है वो होता है 1500 से 1800 लीटर। कितना होता है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज होता है, 1500 से 1800 लीटर। तो ये अपन को है जो 3 प्रति वर्ष नहीं होता है, प्रति ब्याज होता है। कितना होता है, प्रति ब्याज, ध्यान रखना, प्रति वर्ष नहीं प्रति ब्याज होता है। ये अपन को है ध्यान रखना है। 3 है जो दूध की बात करनी है। पहले तो याद रखना 1800 से 2500 लीटर एक ही भैंस में होता है वो होता है मुर्रा में। उसके बाद में अपन को रेंज याद रखनी है 900 से 1200 लीटर। 900 से 1200 लीटर की रेंज में 2 नस्लें आती है। कौन कौन सी, एक तो भदावरी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है और सर्वाधिक वसा प्रतिशत। दूसरी है सबसे भारी नस्ल है मिनी एलिफेंट है, जाफराबादी। इनका दूध कितना होता है, 900 से 1200 लीटर। अपने बाद तीसरी रेंज याद रखनी है दूध की, वो रखनी है 1500 से 1800 लीटर। कौन सी है, मेहसाना, एमएमएस से तैयार है। मेहसाना है जो एमएमएस से तैयार है, अभी पढ़ेंगे अपन क्या है सब बता दूंगा। फिर सूरती, सींग हसियाकार होते हैं। और नीली रावी सतलज नदी का पानी है, सतलज नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसको है नीली रावी कहती है। यह है जो दुग्ध उत्पादन, औसत दुग्ध उत्पादन है, अपन को ध्यान रखना है। औसत दुग्ध उत्पादन है जो अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आज अपन भैंस की अगली नस्ल की बात करेंगे। तो भैंस की अगली नस्ल है वो है जाफराबादी। कौन सी नस्ल है, जाफराबादी। भैंस की अगली नस्ल की बात करते हैं अपन, तो कौन सी नस्ल के बारे में बात करेंगे, जाफराबादी के बाद में बात करेंगे। जाफराबादी, जाफराबादी बात करते हैं अपन जाफराबादी की। जाफराबादी का उत्पत्ति स्थल क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके वितरण वगैरह की बात करें तो जाफराबादी का उत्पत्ति स्थल है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र। उत्पत्ति स्थल की बात करें कि उत्पत्ति स्थल क्या है इसका, अगर अपन बात करें उत्पत्ति स्थल की, उत्पत्ति स्थल जाफराबादी के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो जाफराबादी का उत्पत्ति स्थल है वो है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र,
गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है वो है किसका उत्पत्ति स्थल है, जाफराबादी। इसके साथ में अपन कह सकते हैं सौराष्ट्र का गिर जंगल, यहाँ अपन को क्या कह सकते हैं, गिर जंगल। गिर जंगल ये किस नस्ल का गाय की एक नस्ल है जो काठियावाड़ क्षेत्र का उत्पत्ति स्थल था, वो यहाँ गिर जंगल है। तो गाय की गिर नस्ल, कौन सी नस्ल, गाय की गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थल भी क्या है, गुजरात का काठियावाड़ या गिर जंगल। उसके बाद में अपन बात करें इसके वितरण की, तो इसका वितरण है जूनागढ़, कच्छ व जामनगर। इसका वितरण की बात करें कि ये कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात के जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़, जूनागढ़, कच्छ वो जामनगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गुजरात के जूनागढ़, कच्छ व जामनगर में ये जाफराबादी नस्ल है जो पाई जाती है। उसके बाद में अपन बात करें इसके अन्य नाम की, किसकी बात करें, अन्य नाम की। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, जैसे नीली रावी को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता था, वैसे ही जाफराबादी को किस नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है मिनी एलिफेंट। किस नाम से जाना जाता है, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, मिनी एलिफेंट। एलिफेंट एंड हाथी होता है, मिनी एंड छोटा, यानी कि इसको छोटे हाथी के नाम से भी जाना जाता है। मिनी एलिफेंट नाम से अपन को पता चल रहा है इसका शरीर कैसा होगा, हाथी के जैसा होगा, बड़ा होगा। तो अब बात करते हैं अपन इसकी विशेषता की बात करते हैं कि जाफराबादी की क्या क्या विशेषता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसका शरीर कैसा होता है, भारी, लंबा और ढीला ढाला होता है। कैसा होता है, एक तो भारी होगा, लंबा होगा और ढीला ढाला होगा। इसका शरीर भारी, लंबा वो ढीला ढाला होता है। कैसा होता है, भारी, लंबा और ढीला ढाला होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट कहते हैं। ध्यान रखना इसे मिनी एलिफेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शरीर है जो लंबा है, भारी है। जाफराबादी नस्ल का शरीर है, सबसे भारी नस्ल है जाफराबादी। इसका शरीर भारी है, लंबा है और इसका ढीला ढाला शरीर होने के कारण है जो इसको मिनी एलिफेंट के नाम से कहते हैं। अगली विशेषता की बात करें तो इसका शरीर ढीला ढाला होने के कारण जो गल कंबल विकसित होता है, गल कंबल की बात करें तो गल कंबल होता है वो विकसित होता है। गल कंबल क्या होता है, ये अपन है जो गाय की नस्ल पढ़ी थी उसमें है जो अपन ने बात की थी गल कंबल के बारे में, गल कंबल के बारे में। तो इस नस्ल का गल कंबल है जो कैसा होता है, विकसित होता है। उसके बाद में इसकी अगली विशेषता की बात करें तो इसका सिर है जो कैसा होता है, सिर चौड़ा, वो ललाट सिर कैसा होता है, चौड़ा होता है। जैसे शरीर से विशेषता से पता चल रहा है कि शरीर भारी, लंबा होने के कारण सिर भी कैसा होगा, सिर होगा वो चौड़ा होगा। सिर कैसा होगा, चौड़ा होगा, सिर चौड़ा होगा। और ललाट कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। ललाट कैसा होगा, उभरा हुआ, उभरा हुआ। इसका सिर चौड़ा है, ललाट कैसा है, उभरा हुआ है। उसके बाद में बात करें इसके सींगों की बात करें अपन, किसकी बात करें, इसके सींग की। सींग कैसे होते हैं, सींग चौड़े और चपटे होते हैं। जाफराबादी सींग कैसे होते हैं, चौड़े और चपटे होते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है। सबसे चौड़े और चपटे सींग किसके होते हैं, जाफराबादी के होते हैं। जो क्या है, कान के पास, कान के पास नीचे लटक कर, कान के पास लटक कर अंतिम सिरे है जो ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अंतिम सिरे ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं, ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अपन जब जाफराबादी भैंस को देखते हैं तो इसके सींग कैसे होते हैं, सींग होते हैं चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं। और जो कान के पास यहाँ पीछे जाके कान के पास नीचे लटक कर है जो अंतिम सिरे ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, कुंडलाकार रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, कुंडलाकार रूप में होते हैं। कुंडलाकार रूप में जो आग अंतिम सिरे है वो ऊपर की ओर कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके आगे की अगली विशेषता की बात करें तो इसका गल कंबल है वो विकसित होता है। उसके बाद में इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन होता है, अपन ने पहले ही बात की थी, 900 से 1200 लीटर होता है। इस जाफराबादी का दुग्ध उत्पादन कितना होता है, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन होता है 900 से 1200 लीटर होता है। कितना होता है, 900 से 1200 लीटर है जो होता है। और अगर इसकी वसा की बात करें तो लगभग 7 से 9% होती है। वसा कितनी होती है, फैट की बात करें अपन, वसा की बात करें तो लगभग होती है 7 से 9%। ये है जाफराबादी की विशेषता। अपन को क्या क्या याद रखना है कि इसका उत्पत्ति स्थल है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र या सौराष्ट्र का गिर जंगल। सौराष्ट्र गुजरात को भी बोलते हैं तो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र या गुजरात के गिर जंगल है। इसका उत्पत्ति स्थल है कच्छ, जामनगर और जूनागढ़ में ये पाई जाती है। इसका वितरण स्थल है। उसके बाद में विशेषता की बात करें तो इसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। शरीर भारी होता है, लंबा होता है, ढीला ढाला होने के कारण मिनी एलिफेंट कहते हैं। गल कंबल विकसित होता है। उसके बाद में सींग चौड़े और चपटे होते हैं जो पीछे कान
तक कान के पास नीचे लटक कर है, जो अंतिम सिरे ऊपर की ओर मोड़े हुए होते हैं, जिसको कुंडलाकार फॉर्म में कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो इसका जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, और ललाट है जो उभरा हुआ होता है। 900 से 1200 लीटर है इसकी दूध उत्पादन क्षमता है, और इसमें वसा पाई जाती है वो लगभग 7 से 9% पाई जाती है। यह है जाफराबादी की मुख्य विशेषता। जाफराबादी की विशेषता हो गई है। ध्यान रखना, इसके सींग पूछ सकते हैं कि भैंस के सींग के नस्ल के सींग है जो चौड़े और चपटे होते हैं, तो ध्यान रखना इसके सींग है जो चौड़े और चपटे होते हैं। जाफराबादी के बाद में अपन बात करें इसकी मेहसाना की। किसकी बात करें? मेहसाना की। मेहसाना की बात करें तो मेहसाना के अगर अपन उत्पत्ति स्थल की देखें, किसकी देखें? मेहसाना का उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन सेंटर को देखें मेहसाना का, तो मेहसाना का उत्पत्ति स्थल है वो है मेहसाना। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो मेहसाना का उत्पत्ति स्थल है वो है मेहसाना, बड़ौदा, साबरकांठा और बनासकांठा जिला। कौन सा? गुजरात के मेहसाना, गुजरात के मेहसाना, गुजरात के मेहसाना, बड़ौदा, साबरकांठा, वो बनासकांठा। कौन सा? वो बनासकांठा, बनासकांठा। ये है जो इसका उत्पत्ति स्थल है। मेहसाना नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है? गुजरात का बड़ौदा, बनासकांठा, साबरकांठा और मेहसाना जिला। उसके बाद में बात करें इसके वितरण की, तो राजस्थान में है ये नस्ल। इसके वितरण की बात करें तो राजस्थान में ये नस्ल है सांचौर और जालोर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पहला जिलोर जालोर ही था, अब जालोर से है जो नया जिला बना दिया गया है सांचौर। तो राजस्थान में ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, राजस्थान में जालोर व सांचौर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जालोर व सांचौर में, जालोर वो सांचौर में है जो पाई जाती है। सांचौर में ये नस्ल है जो पाई जाती है। उसके बाद में बात करें इसकी विशेषता की, अपन देखते हैं इसकी विशेषता। विशेषता की बात करें तो ये संकरित नस्ल है। कैसे? द्विसंकर संकरण से विकसित की गई नस्ल है। कैसे नस्ल है? द्विसंकर संकरण से विकसित की गई है, द्विसंकर संकरण से विकसित है। मेहसाना नस्ल है जो द्विसंकर संकरण से विकसित नस्ल है। अपन को ध्यान रखना है इसका संकरण, तो इसका संकरण क्या है? एमएमएस। क्या है? एमएमएस, एमएमएस। क्या ध्यान रखना है अपन को? एमएमएस ध्यान रखना है। जो सांचौर में है जो एमएमएस ज्यादा, या अपन कह सकते हैं मेहसाना में है जो एमएमएस ज्यादा लीक होते हैं। एमएमएस से क्या बन गया? एम से बन गया मेहसाना। क्या बन गया? मेहसाना। मेहसाना किसका संकलन है? एम से बन गया मेहसाना, इस एम से बन गया मुर्रा। क्या बन गया? मुर्रा। और इस एस से बन गया सुरती। क्या बन गया? सुरती। तो अपन बात करें मेहसाना किसका संकलन है, तो मेहसाना है जो मुर्रा और सुरती का संकलन है। किसका संकलन है? मेहसाना है जो मुर्रा और सुरती का संकलन है। उसके बाद में बात करें अपन तो मेहसाना का है जो सर्वाधिक, सबसे भैंसों में है सबसे लंबा दूध निकाल पाया जाता है। क्या वो अगली विशेषता क्या है? इसमें है जो सबसे लंबा दूध निकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें सबसे लंबा दूध निकाल पाया जाता है। मेहसाना में है जो सबसे लंबा दूध निकाल पाया जाता है। 352 दिन का पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 352 दिन का पाया जाता है। अगर अपन गायों में बात करें तो देसी गायों में है जो सबसे लंबा दूध काल है वो गिर में पाया जाता है 325 दिन। गिर में कितना पाया जाता है? गिर में पाया जाता है 325 दिन गायों में। और जर्सी में है जो विदेशी में बात करें तो 365 दिन पाया जाता है। ये था गायों में। गायों में देसी नस्लों में है जो सबसे लंबा दूध काल है वो गिर नस्ल में पाया जाता है 325 दिन, और जर्सी में पाया जाता है वो 365 दिन पाया जाता है। तो ये है मेहसाना में है जो सबसे लंबा दूध काल पाया जाता है, लगभग 352 दिन का पाया जाता है। और ये नस्ल है जो सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है। मेहसाना नस्ल कैसी है? सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है, सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है, शांत स्वभाव की नस्ल, सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है, इसलिए इसको डोसायल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोसायल भी कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो मेहसाना का उत्पत्ति मेहसाना का मिल्क प्रोडक्शन है वो अपन ने मेहसाना, नीली रावी और सुरती का 1500 से 1800 लीटर बताया था। तो मेहसाना का बात करें, इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 1500 से 1800 लीटर। कितना होता है? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज होता है। अपन को ध्यान रखना, मेहसाना के साथ में सुरती और नीली रावी का भी कितना होता है? 1500 से 1800 लीटर होता है। और इसकी वसा की बात करें तो लगभग 7 से 8% पाई जाती है। फैट कितनी पाई जाती है? वसा की बात करें अपन इसमें तो वसा पाई जाती है लगभग 7 से 8%। ये थी मेहसाना की मुख्य विशेषता, यही थी कि सबसे लंबा दूध काल पाया जाता है। ये द्विसंकर संकरण से विकसित नस्ल है। एमएमएस ध्यान रखना, एमएमएस मेहसाना, मुर्रा और सुरती का क्या है? संकरण है। और इसका राजस्थान में जालोर व सांचौर जिलों में पाई जाती है। गुजरात में मेहसाना, बड़ौदा, साबरकांठा और बनासकांठा है जो इसका उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में इसकी विशेषता
कि सबसे लंबा दूध का 352 दिन का होता है और सबसे शांत न भैंस की सबसे शांत नस्ल है, इसलिए इसको एजोडोसाइल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करें अपन इसमें जो ध्यान रखना, ये द्विसंकर संकरण वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेसाना नस्ल है जो किसके संकरण से विकसित की गई है, मेसाना मुर्रा और सोरती के संकरण से विकसित की गई है। उसके बाद में अपन बात करें अगली नस्ल की, तो अगली नस्ल आती है वो आती है नागपुरी नस्ल। कौन सी आती है? भैंस की नागपुरी नस्ल आती है। नागपुरी नस्ल की बात करें तो नागपुरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है अकोला, जो महाराष्ट्र में अकोला क्षेत्र है वो है इसका उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल की बात करें अपन, नागपुरी के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है अकोला, अकोला नागपुर। और ये कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र, MH। नागपुरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है? नागपुरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है अकोला, नागपुर महाराष्ट्र। उसके बाद में अगर इसकी विशेषता की बात करें अपन कि इसकी क्या विशेषता है, विशेषता की बात करें तो इसके पहले अन्य नाम देखते। क्या देखते? विशेषता से ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्य नाम। इसके क्वेश्चन आता है कि भैंस को किस नस्ल का इलिचपुरी के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम की बात करें अपन तो नागपुरी का अन्य नाम है वो है इलिचपुरी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसका अन्य नाम है वो इम्पोर्टेंट है इलिचपुरी। क्या है? इलिचपुरी, इलिचपुरी। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, सीधा आता है क्वेश्चन की भैंस की किस नस्ल को है जो इलिचपुरी के नाम से जाना जाता है, तो भैंस की नागपुरी नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? इलिचपुरी नस्ल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अपन इसकी विशेषता की। इसकी मुख्य रूप से एक ही विशेषता है कि भैंस की सबसे छोटे शरीर भार वाली नस्ल है। कैसी है? इस नस्ल की विशेषता है कि सबसे हल्का शरीर होता है। कैसा होता है? भैंस की सबसे हल्की नस्ल, भैंस की सबसे हल्की नस्ल। वैसे होती सूरती है, लेकिन जो नागपुरी है ये सूरती से भी क्या होती है? हल्की होती है, सबसे हल्की नस्ल है। या इसको कह सकते हैं छोटे शरीर भार वाली। कैसी? छोटे शरीर भार वाली, छोटे शरीर भार वाली भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। यहाँ इसको अपन कह सकते हैं कि छोटे शरीर भार वाली नस्ल है। ये हो गया अपन नागपुरी। ध्यान रखना इसका उत्पत्ति स्थल अकोला, नागपुर महाराष्ट्र है और इसको इलिचपुरी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आता है सही था कि भैंस की किस नस्ल को इलिचपुरी के नाम से जाना जाता है तो नागपुरी अपन को ध्यान रखना है। और भैंस की सबसे हल्की नस्ल है जो छोटे शरीर आकार वाली होती है। कैसे होती है? छोटे शरीर आकार वाली होती है। उसके बाद में बात करें तो अगली विषय नस्ल आती है वो आती है टोडा। कौन सी आती है? टोडा। कौन सी नस्ल आती है? टोडा नस्ल आती है। टोडा नस्ल है जो दक्षिण भारत की, कौन सी है? साउथ इंडिया की। अगर इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें, टोडा का उत्पत्ति स्थल है दक्षिण भारत। क्या है? दक्षिण भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु। ये साउथ इंडिया की है जो नस्ल है, दक्षिण भारतीय नस्ल है। किस भारत की? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु। जो टोडा है ये दक्षिण भारत की नस्ल है, मुख्य रूप से तमिलनाडु की। और इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता में है कि सबसे उपद्रवी हुई नस्ल है, हिंसक नस्ल है। कैसी है? जो सबसे नकटी नस्ल है। कैसी है? नकटी है, एकदम नकटी नस्ल है। सेठी रहने में फायदो है। भैंस की हैंगू नकटी नस्ल है, यूँ सेठी रहे में फायदो है। तो इसकी विशेषता क्या है? हिंसक नस्ल है। क्या ये हिंसक है? हैंगू हाल हिंसा फैलाया करे, हिंसक नस्ल है। और इन्हें उपद्रवी नस्ल भी कह सकते हो। और मारवाड़ी में बात करो तो आप नकटी नस्ल है, हैंगू हुगली नस्ल है, नकटी नस्ल है। और अपन ने ध्यान है जब नकटो हाथ में होया करे बीम कोई की विशेषता हो जाया करे, जब है तो कैरेक्टर अच्छा हो जाया करे। तो इन अच्छे कैरेक्टर की बात करें तो इसका है तो सबसे सुगंधित दूध होता है। कैसे होता है? सबसे सुगंधित दूध, सबसे सुगंधित दूध। अपने गांव में कोई नकटो हाथ में होया करे तो बिंग मोकिन की एक गुण एड होया करे, वो है जो सब भन होया करे। तो इंग मोहे सबसे सुगंधित दूध होया करे। और उपद्रवी या भैंस की हिंसक नस्ल है। इनका उत्पत्ति स्थल है वो है तमिलनाडु या दक्षिण भारत में तमिलनाडु। और अपन बात करें अगली नस्ल की, बाद में अगली नस्ल आती है जयरांगी नस्ल। कौन सी नस्ल आती है? भैंस की जयरांगी नस्ल आती है। अगली नस्ल आती है भैंस की जयरांगी नस्ल। कौन सी नस्ल? जयरांगी नस्ल। यह नस्ल है जो भैंस की सबसे बौनी नस्ल है। कौन सी है? जयरांगी नस्ल है जो भैंस की सबसे बौनी नस्ल है। भैंस की सबसे बौनी नस्ल, भैंस की सबसे बौनी नस्ल। क्वेश्चन आ सकता है कि भैंस की सबसे बौनी नस्ल कौन सी है? तो भैंस की सबसे बौनी नस्ल है वो है जयरांगी नस्ल। तो इसी की जयरांगी नस्ल के साथ में है जो अपने भैंसों की नस्ल है, जो मोस्ट नस्ल है, जो अपने एग्जाम में आने की लायक है। अब एग्जाम की दृष्टि से मुख्य इंपॉर्टेंट नस्ल है वो सारी नस्लें हैं जो क्लियर हो जाती है। और अपन ने जो इसी के साथ में गायों की नस्लें कर दी, भैंसों की नस्लें कर दी है।
और कल अपन अगली क्लास में बात करेंगे, वो करेंगे भेड़ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भेड़ के बारे में बात करेंगे। और पशु परिचय के जो पार्ट भी है पशुपालन, इसके संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए है जो अपना टेलीग्राम चैनल है सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप, उसको है ज्वाइन कर ले, उसमें आपको मिल जाएगा। और उसकी लिंक है जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए धन्यवाद।